नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही एक्शन में राहुल गांधी इस तारीख को करेंगे चुनावी शंखनाद। खबर में आगे जिक्र होगा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टलने पर अखिलेश यादव का तंज। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने वायनाड से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार घोषित किया। 2 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का भी किया ऐलान। आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी के वायनाड लड़ने पर बृजभूषण शरण सिंह बोले कि डर से यूपी में नहीं लड़ी, बड़ी देर कर दी। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि अचानक कमलनाथ के घर पहुंचे राहुल गांधी। लंच पर 2 घंटे हुई चर्चा, पूर्व सीएम को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही एक्शन में राहुल गांधी, जल्द करेंगे चुनावी शंखनाद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सामाजिक संगठन के साथ मिलकर संविधान बचाओ सम्मेलन के माध्यम से झारखंड में चुनावी मुद्दों को टटोलेंगे। 19 अक्टूबर को उनका आगमन रांची हो रहा है। राहुल गांधी के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उनकी कोर टीम के सदस्य प्रतिष्ठा सिंह, मनोज त्यागी, अनिल जैन आदि रांची में कैंप कर रहे हैं। राहुल गांधी के संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसमें दल के नेताओं को छोड़कर सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इनके पीछे परिचर्चा में राहुल गांधी झारखंड में चुनावी मुद्दों की तलाश करेंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय से पहुंचे प्रतिष्ठा सिंह ने राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य मनोज त्यागी और अनिल जैन के साथ रांची में तैयारियों की समीक्षा की और कई सभागारों को देखने भी पहुंची। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टलने पर अखिलेश यादव का तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टाल दिया है। उनको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सपा मुखिया ने कहा है कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। सपा इस सीट पर अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर चुकी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो ये सीट समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत हासिल की। ये वही सीट है जहां अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार करते समय जनता से अपील करते हुए अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक बता दिया था, जिसके बाद अवधेश प्रसाद चौंक गए थे और मंच पर हाथ जोड़ते हुए कहा था कि साहब विधायक हूं मैं। अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था और इस सीट पर सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि अजीत प्रसाद पर हाल ही में मारपीट करने और फिरौती मांगने के मामले में एक केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने वायनाड से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार घोषित किया। 2 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का भी कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अपनी चुनावी पारी का आगाज करेंगी। कांग्रेस ने मंगलवार शाम को वायनाड और केरल की 2 विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। हालांकि पार्टी ने जून में ही इसका ऐलान कर दिया था कि वो राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की जीत में मुख्य भूमिका निभाई थी। निर्वाचन आयोग द्वारा वायनाड लोकसभा उपचुनाव की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस ने केरल के उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की। इसमें वायनाड सीट से प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। साथ ही इसमें केरल की चलक्करा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में पूर्व सांसद राम्या हरिदास और पालक्कड़ विधानसभा सीट से राहुल ममकुटाथिल को टिकट देने का ऐलान किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी के वायनाड से लड़ने पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान, बोले डर से यूपी में नहीं लड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बीजेपी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का रिएक्शन सामने आया है। बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है कि प्रियंका गांधी ने एक सुरक्षित जगह का चयन किया है। वो चुनाव लड़ेंगी तो वायनाड उनके लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। वो सांसद बन सकती हैं, लेकिन इससे देश की राजनीति पर कोई हलचल नहीं होने वाली है। अब बहुत देर
देर हो चुकी है। उन्होंने यूपी में भी बहुत प्रचार किया और अंत राहुल गांधी चुनाव लड़े। रायबरेली और सुल्तानपुर की जनता इंतजार कर रही थी। सच्चाई तो ये है कि वो डर से चुनाव नहीं लड़ी। दरअसल प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को होना है और इस सीट पर उपचुनाव से प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में पदार्पण हो रहा है। अभी तक उन्होंने अपने परिवार और पार्टी के रणनीतिकार और स्टार प्रचारक के तौर पर भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में काम किया है। कई अन्य राज्यों की रणनीति में वो अपनी अहम भूमिका निभा चुकी हैं। पहली बार है जब वो खुद कोई चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी में उन्हें क्राइसिस मैनेजर के तौर पर भी देखा जाता है। दोस्तों, कांग्रेस ने 17 जून को ही वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी के चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी थी। दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा की गई थी और उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी वाड्रा हालांकि 1999 से सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हैं। शुरुआत में उन्होंने अमेठी में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार किया, लेकिन खुद चुनाव कभी नहीं लड़ा। इस बार प्रियंका गांधी वायनाड से राजनीति में डेब्यू कर रही हैं। वायनाड के हाई प्रोफाइल उपचुनाव में प्रियंका गांधी पर सबकी निगाहें रहेंगी और इसके पहले राहुल गांधी इस सीट से सांसद रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अचानक कमलनाथ के घर पहुंचे राहुल गांधी। लंच पर 2 घंटे हुई चर्चा। पूर्व सीएम को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पहुंचे और साथ में लंच किया। माना जा रहा है कि कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमलनाथ और राहुल गांधी मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी पर भी चर्चा की है। इधर दोनों नेताओं के बीच लंच पर प्रदेश की राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच करीब 2 घंटे तक लंबी चर्चा हुई। उनकी चर्चा को मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को घोषणा के पहले उनकी रायशुमारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई है। पहले विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा टलती रही है। प्रदेश में विभिन्न गुटों में बटे कांग्रेस नेताओं के समर्थकों को संतुष्ट करने के चक्कर में भी नामों की घोषणा में देरी होने की भी एक कारण बताया जा रहा है। उनके मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। मुलाकात के लिए कमलनाथ ने राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल में संगठन की सक्रियता बढ़ाने के लिए तथा सेवा दल के आगामी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के 9 जिलों में परिवर्तन किया गया है और इस तरह विगत महीने से कुल 15 जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, जनता गठबंधन को देगी जनादेश। राजेश ठाकुर का बयान। जी दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। झारखंड कांग्रेस प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हमारी सरकार ने अंतिम व्यक्ति को लाभ देने का काम किया है। वृद्धा को, विधवा को, सर्वजन को, महिला बहनों को, सभी को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि जनता हमें एक बार फिर सेवा करने का जरूर मौका देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाराजगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पराली जलाने की घटनाओं के लिए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है और उन्हें 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होकर अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पराली जलाने वाले लोगों पर मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं की रोकने में कोई मदद नहीं मिल रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को निर्देश दिया है कि वो उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे जो अदालत के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान के पार पहुंच गया है।
ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के कई इलाकों में है जहां पर AQI 300 के आंकड़े को पार कर चुका है। स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने NCR में ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम यानी GREP का पहला चरण लागू कर दिया है। GREP के पहले चरण के तहत पूरे दिल्ली NCR में आतिशबाजी, होटल, रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने के उपयोग पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और इसके साथ ही खुले में कूड़ा फेंकना और कचरा जलाना भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी उपचुनाव की तारीखों का हो गया ऐलान, 9 सीटों पर जानिए कब होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ यूपी उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा की खाली सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर ही वोटिंग होगी। मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का भी ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। तब इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी। बाद में अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को हराकर सांसद चुने गए। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें कानपुर की सीमा मऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मझवा, अंबेडकर नगर की कटेहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार से मिले CM योगी आदित्यनाथ, पत्नी की मांग, खून का बदला खून। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहराइच हिंसा में मारे गए 22 वर्षीय युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर मुलाकात की है। लखनऊ में मुलाकात करके उनका हाल जाना है। पीड़ित परिवार स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ लखनऊ पहुंचा था। तो दोस्तों यहां पर CM योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात पीड़ित परिवार की हुई है और इसी बीच ये बड़ी मांग आ गई है। परिवार राम गोपाल के साथ की गई हैवानियत का विवरण रखते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और मृतक की पत्नी का कहना है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, तभी उन्हें संतोष मिलेगा। दोस्तों महसी के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव, गोलीबारी में युवक की मौत के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि मंगलवार को अभी तक कहीं से हिंसा की खबर नहीं है और पूरे क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, PAC और STF के कमांडो व पुलिसकर्मी तैनात हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बहराइच हिंसा में साजिश का शक, ग्राउंड जीरो पर फोर्स के साथ ADG अमिताभ यश, इंटरनेट बंद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव और फिर फायरिंग में युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद मचा बवाल थमता नहीं नजर आ रहा है। इसे देखते हुए 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इस बीच मंगलवार को मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिजन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं जांच टीम आरोपियों की छत से ईंट, सरिया आदि बरामद किए गए हैं। दोस्तों जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक के साथ राम गोपाल मिश्रा के परिजन CM योगी से मिलने पहुंच गए और उसके बाद क्या बातचीत हुई हमने आपको बताया। यूपी के बहराइच में हिंसा के दौरान 50 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई। इन घरों में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। हरदी और महसी इलाके में 20 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस गाड़ियां लगातार घूम रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को महसी के महाराजगंज में युवक की निर्मम हत्या किसी साजिश का नतीजा तो नहीं थी। हत्या से पूर्व सुनियोजित तरीके से विसर्जन, जुलूस में बवाल और पत्थरबाजी, उसके बाद युवक की गोली मारकर हत्या करना कहीं साजिश तो नहीं। दोस्तों ये बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है और इसको लेकर अब इसको शांत करने के लिए ADG समेत कई सारे आला अधिकारी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं और पुलिस बल तैनात है ताकि शांति बनाए रखी जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में एक तो झारखंड में 2 फेज में मतदान, 23 नवंबर को रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, पूरा शेड्यूल आ चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में एक फेज में, तो वहीं झारखंड का जो चुनाव है उसको 2 चरण में होंगे और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। तो वहीं झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को, तो दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के साथ ही
झारखंड चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आ जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही कुछ वायनाड समेत कई सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहराइच हिंसा के बीच प्रशासन का निष्क्रिय होना दुर्भाग्यपूर्ण, प्रियंका गांधी की योगी सरकार से बड़ी अपील। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के बीच प्रशासन का निष्क्रिय होना दुर्भाग्यपूर्ण है तथा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। बहराइच में मंसूर गांव के महाराजगंज इलाके में दुर्गा प्रतिमा जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में एक युवक की मौत हो गई। विवाद लाउड स्पीकर से संगीत बजाने को लेकर हुआ था। पथराव और गोलीबारी में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए और 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को कल ही मिल गई थी जानकारी, कठपुतली है चुनाव आयोग। झारखंड चुनाव की घोषणा से पहले जेएमएम ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग आज झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं को चुनाव के ऐलान की जानकारी पहले ही मिल गई थी। पांडे ने चुनाव आयोग को कठपुतली भी कहा है। मनोज पांडे ने कहा कि हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसकी जानकारी बीजेपी के नेताओं को कल ही हो गई थी। ये बहुत गंभीर विषय है। क्या बीजेपी नेताओं के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है? हेमंत विश्व शर्मा अपने एक बयान में बोल गए कि चुनाव की घोषणा होने वाली है। किसी आयोग को इस कदर कठपुतली बनाकर रखना ये गंभीर बात है, ऐसा जेएमएम ने बयान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराजगंज कांड के मुख्य आरोपी व उसके बेटे की मिल गई लोकेशन। बहराइच में बवाल के बीच बड़ी खबर, नेपाल भागने की फिराक में है आरोपी। जी हां दोस्तों, बहराइच के महाराजगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और बवाल के मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद व उसके बेटे के बेहड़ा में छिपे होने की सूचना मिली है। उनकी धरपकड़ के लिए एटीएस ने बेहड़ा में डेरा डाल दिया है और सघन जांच शुरू हो चुकी है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में बताए जा रहे हैं। जिले में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस प्रशासन की नाकामी से ही बहराइच में हिंसा भड़की। प्रतिमा विसर्जन के दिन सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। हिंसा होने का कोई भी इनपुट नहीं था। हैरानी यह है कि सोमवार को दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने में अफसर नाकाम साबित हुए, इसीलिए दूसरे दिन बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। पूरे मामले में पुलिस का खुफिया तंत्र फेल रहा। पूरे घटनाक्रम में एडीजी जोन से लेकर आईजी और एसपी बहराइच सवाल के घेरे में है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव ने प्रशासन को बताया दोषी, पुलिस को देखना चाहिए था लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और कहा कि मेरी अपील है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। घटना दुखद है और सरकार को न्याय करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय से जुलूस निकला उस समय पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि रूट पर सुरक्षा है या नहीं, पर्याप्त पुलिस की तैनाती है या नहीं, लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था, प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए था। शासन की चूक की वजह से ये घटना हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू नीतीश की नई रणनीति, बीजेपी विधायक के बयान ने बिहार राजनीति में मचाई हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए में एक बार फिर से तनाव का माहौल है। ये विवाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के एक बयान के कारण शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। विधायक का कहना है कि सीमांचल के क्षेत्र में हिंदुओं की सुरक्षा को खतरा है। इस बयान पर जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द की बात की है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि इन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया है और हिंदू अल्पसंख्यक बन गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, जहां भारत हिंदू राष्ट्र बना और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना। ऐसे में उनका कहना है कि सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए ताकि हिंदुओं को सुरक्षा मिल सके। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खतरे में नायब सिंह सैनी की कुर्सी, कौन होगा हरियाणा का सीएम, ये नेता लेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर चुकी है। सियासी जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र की राजनीति में लाना और नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने का दाव बीजेपी के लिए रामबाण साबित हुआ। बीजेपी ने हरियाणा में 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, लेकिन पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर किसी
किसी का चेहरा आगे नहीं किया गया था। आसान शब्दों में कहें तो नायब सिंह सैनी के ही सीएम पद पर बने रहने की अटकलें चल रही थी। माना जा रहा था कि बीजेपी सैनी पर ही भरोसा जताएगी। इसी बीच बीजेपी संसदीय बोर्ड ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा में राज्य विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस बैठक में ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। जहां दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहराइच हिंसा पर सपा बोली सेना बुलाइए, केशव मौर्य ने कहा मिलेगा न्याय, तो कांग्रेस ने मांग लिया सीएम का इस्तीफा। जहां दोस्तों बहराइच हिंसा को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने इस बहराइच में आगजनी तोड़फोड़ की घटना को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला किया। सपा नेता आईपी सिंह ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए सेना को बुलाने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह पुलिस अधिकारियों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होने पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को हिंसा को रोकने के लिए सेना को बुलाना चाहिए। आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा कि इस हिंसा को रोकने के लिए सेना बुलाई जाए। हिंसा के दौरान बिना जीवन रक्षक, बुलेट प्रूफ जैकेट आदि के एडीजी स्तर के ऐसे किसी पुलिस अफसर को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि बहराइच में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। एसटीएफ मुखिया अमिताभ यश बहादुरी का परिचय देते हुए खुद हाथ में पिस्टल लेकर भीड़ को दौड़ा रहे हैं, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कोई भी हताहत हो सकता है।